नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। रुक करते इस वक्त की सुर्खियों का। चार धाम रजिस्ट्रेशन की संख्या पहुंची करीब 17 लाख। सरकार ने तैयारियों को लेकर किया दावा। यात्रा में कुछ दिन शेष, श्रद्धालु कर रहे रजिस्ट्रेशन। 30 अप्रैल से शुरू हो रही चार धाम यात्रा के लिए प्रदेश भर से डॉक्टरों को किया गया नियुक्त। कोटद्वार के बेस अस्पताल में डॉक्टरों की लगेगी ड्यूटी। देहरादून में इंडियन बैंक कर्मियों का प्रदर्शन, यूनियन ने लगाया उत्पीड़न का आरोप। उत्तराखंड के सैनिकों और पेंशनरों के खिलाफ नोडल अधिकारी होंगे नियुक्त। डीजीपी ने कल्याणकारी योजनाओं के संबंध करने के लिए दिए निर्देश। उत्तराखंड में बढ़ते साइबर अपराध पर पुलिस की सख्ती। हर दिन मिल रही 1000 से ज्यादा साइबर शिकायतें। कुछ जिलों में आज बारिश के आसार। चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ में बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने जारी किया पुनर्नुमान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आगामी 30 अप्रैल से शुरू हो रही चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। इसी कड़ी में बीकेटीसी यानी बद्री केदार मंदिर समिति के सीईओ विजय प्रसाद थपलियाल ने केदारनाथ धाम क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने यात्रा व्यवस्थाओं की समीक्षा की और ओमकारेश्वर मंदिर में आयोजित बैठक में तुंगनाथ मदमहेश्वर धाम के कपाट खोलने की तिथियों की घोषणा की। केदारनाथ भ्रमण किया गया और अभी हाल ही में हमने जो केदारनाथ के मुख्य मठ ओंकारेश्वर में जो कपाट खोलने की तिथि होती है मदमेश्वर और तुंगनाथ की, तो 21 मई को मदमेश्वर बाबा की और 2 मई को तुंगनाथ की जो कपाट है खुलने का निर्णय लिया गया है पंच पुरोहित और तीर्थ पुरोहित और बीकेटीसी द्वारा। इसी के परिप्रेक्ष्य में मैंने देखा पूरे रास्ते बिल्कुल चाक चौबंद हैं, बढ़िया हैं। रास्ते में कोई ऐसी दिक्कत नहीं, लाइट, बिजली, पानी की व्यवस्थाएं बिल्कुल शासन और प्रशासन मुस्तैद हैं और मुझे लगता नहीं कि किसी को दिक्कत आएगी और अच्छे से श्रद्धालुओं को बहुत भव्य और दिव्य दर्शन होंगे और रास्ते बहुत अच्छे हैं। नई टिहरी कलेक्ट्रेट सभागार में मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर अभिषेक त्रिपाठी की अध्यक्षता में जनता दरबार आयोजित किया गया। इस दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। जनता दरबार में कुल 17 शिकायतें दर्ज की गई, जिनमें से अधिकांश का मौके पर निस्तारण कर दिया गया है। सीडीओ डॉक्टर त्रिपाठी ने बताया कि मुख्य रूप से शिकायतें पुनर्वास क्षेत्र में विद्युत कनेक्शन, आपदा राहत और पेयजल समस्याओं संबंधित थी। आज जनता दरबार में लगभग अभी तक जो है 17 शिकायतें आ चुकी हैं, जिनका कुछ का मौके पर निस्तारण किया गया है संबंधित विभागों को के द्वारा, और कुछ जो आज निस्तारित होने वाली जिसमें समय लगने का है उसके लिए संबंधित को निर्देशित कर दिया गया है। साथ ही इसमें जो वर्तमान यात्रा काल को देखते हुए और जो ग्रीष्मकालीन है उसको देखते हुए पेयजल से संबंधित है, सभी अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं कि पेयजल की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से रखें और जो है यात्रा को देखते हुए जो है जो ट्रैफिक प्लान है उसका अपना बंदोबस्त कर लें, जिससे कि आपका ट्रैफिक सुचारू रूप से चले। और साथ ही आपके जो साफ़ सफाई की व्यवस्था है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, उस पर भी विशेष ध्यान देने के लिए। खबर रामनगर से है, जहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत ने रविवार को कांग्रेस कार्यालय से प्रेस वार्ता कर केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर में स्मार्ट मीटर के नाम पर जनता से लूट कर अपने उद्योगपति मित्र अडानी को फायदा पहुंचा रहे हैं। और रावत ने दावा किया है कि यदि देश में 35 करोड़ स्मार्ट मीटर लगाए जाते हैं तो हर मीटर के औसतन 10,000 रुपये की अतिरिक्त वसूली होती है, तो अडानी को करीब 35 खरब रुपए का सीधा लाभ होगा। मैं कहना चाहता हूं, देश के प्रधानमंत्री मोदी अपने मित्र अडानी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए स्मार्ट मीटर को लगवा रहे हैं। 140 करोड़ की हमारी आबादी है, 4 लोगों का हम परिवार मानते हैं। अगर 35 करोड़ मीटर भी आप घरेलू मानते हैं, औरों को छोड़ दीजिए, व्यावसायिक को, वाणिज्यिक को, औद्योगिक मीटरों को छोड़ दीजिए और जो लोगों के पास 2-3 जगह घर है उनको भी छोड़ दीजिए, 35 करोड़ भी अगर उपभोक्ता हैं
तो 10,000 भी 1 मीटर पर अगर कमाएगा, 25,000 इसकी कीमत है जो भविष्य में जुड़ेगी। अभी तक सरकार अधिकारी ये नहीं बता रहे हैं कि इसकी कोई कीमत जुड़ेगी। निजकार को इतने हुए हैं तो बताएं ना, बयान दें कि इसका कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। 25,000 का मीटर का बिल वो कीमत है, जिसमें 10,000 भी अगर वो 1 मीटर पर, वैसे तो ज़्यादा कमाएंगे, मिनिमम 10 भी कमाएंगे, तो 35, कम से कम 35 खरब का घोटाला ये मोदी अपने मित्र के लिए कर रहे हैं। चारधाम यात्रा पर 23 अप्रैल से शुरू होने जा रही है, जिसको लेकर राज्य सरकार और स्वास्थ्य विभाग पूरी तैयारियों में जुट गए हैं। यात्रा मार्गों पर तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य देखभाल को लेकर प्रदेश भर से विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती की जा रही है। कोटद्वार के बेस अस्पताल से भी डॉक्टरों की ड्यूटी चारधाम यात्रा रूट पर लगाई जा रही है। इस व्यवस्था के चलते स्थानीय अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाओं पर असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है। प्रोटोकॉल जो है, जो सिस्टम्स हैं, उसको तो फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन उसके बावजूद मैं अपनी डीजी से भी और साथ ही साथ अपने सेक्रेटरी साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगी, क्योंकि कोटद्वार एक इम्पॉर्टेंट हॉस्पिटल है, पूरे केटर करता है, काफ़ी सारे पहाड़ के इलाके को केटर करता है। तो उनसे निवेदन यही रहेगा कि यहाँ पर डॉक्टरों की बहुत ज़्यादा कमी ना हो। खासकर ऑर्थो जाते हैं यहाँ से तो दिक्कत आती है, लेकिन ये प्रयास रहेगा कि यहाँ पर कोई ना कोई हर समय डॉक्टर अवेलेबल रहे। चारधाम यात्रा की शुरुआत से पहले एक बार फिर हरिद्वार के चंडी घाट फ्लाईओवर का निर्माण अधूरा रह गया। एनएचआई की धीमी कार्य प्रगति के चलते यह बहुप्रतीक्षित फ्लाईओवर चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं के किसी काम नहीं आ सकेगा। यात्रा मार्ग पर यातायात दबाव के काम कम करने के लिए इस फ्लाईओवर को यात्रा से पहले शुरू करने के दावे किए गए थे। देखिए, जो चंडी पुल पे जो एक नया पुल का जो निर्माण चल रहा है, उस संबंध में निरीक्षण हुए हैं, जिसमें शासन से भी हुए हैं, जिला स्तर से भी हुए हैं, कमिश्नर साहब के भी हुए हैं। इस संबंध में मेरी लगातार संपर्क में रहता हूं, तो जून और जुलाई तक इसको कंप्लीट करने की बात अभी कही जा रही है, तो उम्मीद हो जाना चाहिए। यात्रा का जो मेन रोड तो रहता है, जो दिल्ली हरिद्वार वाला हाईवे उस पर रहता है, लेकिन हाँ ये है कि चंडी पुल पे भी उसका फ़र्क पड़ता है। तो कांवड़ से पहले हो जाए हमारे लिए, वो भी काफ़ी इसमें राहत मिलेगी। तो उम्मीद है कि जून जुलाई तक ही खत्म हो जाएगा। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में सोमवार को इंडियन बैंक स्टाफ एसोसिएशन उत्तराखंड द्वारा मंडलीय कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन में उत्तरांचल बैंक एम्प्लॉयज यूनियन ने भी सहयोग किया और कर्मचारियों की विभिन्न मांगों को लेकर बैंक प्रबंधन के खिलाफ नाराजगी जताई। यूनियन ने आरोप लगाया कि इंडियन बैंक प्रबंधन कर्मचारियों का उत्पीड़न कर रहा है और उनकी समस्याओं को लेकर अड़ियल रवैया अपना रहा है। हमारी बहुत समय से डिमांड जो है पेंडिंग थी, उन डिमांड के बनवाने के एवज में हमने आज से प्रदर्शन किया है। और इसी कड़ी में 25 अप्रैल को इंडियन बैंक ऑल इंडिया के अंदर हमारी स्ट्राइक रही। हमारी जो प्रमुख मांगे हैं वो एक तो बैंक में जो है भर्ती लागू की जाए, रिक्रूटमेंट किया जाए, क्योंकि स्टाफ की बहुत ज़्यादा कमी है। दूसरा है हमारा जो अनुकंपा के आधार पर जो हमारे साथी मर गए हैं बैंक की नौकरी में रहते रहते, उनके परिवारों को इसी तरह से नौकरी दी जाए। उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ ने सीमा पर तैनात जवानों, भूतपूर्व सैनिकों और सैनिक बलों के कर्मियों और पुलिस पेंशनरों के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। डीजीपी ने इनके हितों के लिए देखभाल के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति कर निर्देश दिए हैं, जो उनकी समस्याओं को चिन्हित कर पुलिस मुख्यालय तक पहुंचाएंगे और समाधान की दिशा में कार्रवाई की सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने पेंशन में जुड़े परेशानी, चिकित्सक सहायता, परामर्श सेवाएं और कल्याणकारी गतिविधियों को समयबद्ध ढंग से संचालित करने और पर विशेष जोर दिया। देखिए, ये हमारा प्रदेश इस बात के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ बहुत अधिक संख्या में हर परिवार से कोई ना कोई नाता जिसका जुड़ा रहता है, सेना से, अर्धसैनिक बलों से, पुलिस से, और इनमें से कई जवान अपने परिवारों से दूर बॉर्डर पर, सीमा पर सुरक्षा में अपना ड्यूटी करते हैं।
और इसलिए हमारा ये दायित्व बनता है कि इनके जो घर परिवार हैं उनसे रिलेटेड जो कोई समस्याएं हैं उनका त्वरित निराकरण हो। हमें लगातार ऐसे मामले प्राप्त होते हैं जिनको हम उन पर कार्रवाई करते हैं और हमारे जो पुलिस पेंशनर्स हैं बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के जो यहाँ पर सेटल्ड हैं उनकी छोटी समस्याएं रहती हैं। तो इसलिए ये निर्णय लिया गया कि प्रत्येक जनपद में और मुख्यालय स्तर पर एक नोडल अधिकारी जो कि इनके निराकरण के बारे में लगातार मॉनिटर भी करे और उसके बारे में जो भी कार्रवाई हुई है वो उन सैनिकों तक पहुँचे। उत्तराखंड के चर्चित शिक्षक से शिकारी बने लखपत सिंह रावत के जीवन पर अब फिल्म पर्दे पर कहानी दिखेगी। जाने माने अभिनेता उत्तराखंड फिल्म विकास बोर्ड के पूर्व चेयरमैन हेमंत पांडे इस प्रेरणादायक और संवेदनशील विषय पर फिल्म बनाने जा रहे हैं। ए बोई बाघ नाम पर इस फिल्म में उस दर्दनाक घटना को भी दिखाया जाएगा जब एक आदमखोर बाघ ने 12 छात्रों को अपना शिकार बना लिया था और कैसे इसके बाद लखपत सिंह रावत ने शिकारी बनकर पहाड़ों को राहत दी थी। हेमंत पांडे ने बताया कि यह फिल्म पलायन और वन्यजीव संघर्ष जैसे गंभीर विषयों पर आधारित होगी। फिल्म शूटिंग पिथौरागढ़ और पलायन से खाली हो रह चुके गांव में की जाएगी। करीब 3 करोड़ की लागत से बनने वाली इस फिल्म को सरकार का सहयोग प्राप्त है और इसे 18 महीने पूरा किया जाएगा। खास बात यह है कि फिल्म स्थानीय कलाकारों को भी अभिनय का मौका मिलेगा। उत्तराखंड के लिए बहुत सख्त जरूरत है इस वक्त OTT की। हम मतलब हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म छूटा हुआ है, तो हमें उस पर सोचना भी चाहिए। और क्योंकि हम आर्थिक रूप से उतने सक्षम नहीं, तो मैं नहीं सोच सकता, लेकिन कोई सोच रहा हो तो उसके साथ मैं साथ खड़ा हूँ। पांडे जी, आपके रूप में मैं अपने सपनों को पूरा कर पा रहा हूँ, उसके लिए आप सबका आशीर्वाद चाहिए, गंगा माँ का आशीर्वाद चाहिए। कम शब्दों में मैं इतना ही आपको पहली बात तो ये है कि मैं जिस गांव में मेरा जन्म हुआ, जिस गांव ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, जिस मिट्टी ने, मैं सबसे पहले उस मिट्टी में शूटिंग विलेज की स्थापना करता हूँ, जिसमें हम बहुत सारे छोटे बड़े प्रोड्यूसर को बुला के शूटिंग करवा सकते हैं। जो घर पुराने हैं, टूटे हैं, फूटे हैं, अच्छे हैं, नए हैं, वो सब काम आएंगे। और उसके अलावा हम थोड़ी सी बड़ी बाखली बनाएंगे, बाखली, ताकि बाखली में हमारे पहाड़ों के घरों का साइज छोटा होता है तो शूटिंग अंदर होने में दिक्कत होती है, तो उसका साइज थोड़ा बड़ा बनाएंगे ताकि बड़े फिल्में भी वहाँ आएँ और उत्तराखंडी स्ट्रक्चर के साथ वो शूट करना चाहें तो उनको वो सुविधा मिले। और ये शुरुआत मैं अपने गाँव से कर रहा हूँ। पहले तो ये एक शुरुआत है। दूसरी बात है, कुमाऊनी और गढ़वाली 2 फिल्में हैं। एक तो है ओइजा बाघ और एक गढ़वाली में है हे बोई बाघ। खबर डोईवाला से है, जहां रानी पोखरी स्थित स्वर्गीय राजेंद्र शाह राजकीय इंटर कॉलेज में प्रवेश उत्सव मनाया गया। कार्यक्रम में प्रदेश के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने प्रवेश लेने वाले बच्चों को सम्मानित किया। साथ ही कहा कि शिक्षकों की मेहनत से बोर्ड परीक्षा में हाई स्कूल के 90% और इंटरमीडिएट के 82% विद्यार्थी उत्तीर्ण घोषित हुए हैं। कार्यक्रम में ग्राम प्रधान और विद्यालय के प्रशासक सुधीर रतूड़ी, सतीश सेमवाल, जीवन चौहान और संदीप जायसवाल प्रधानाचार्य व सभी शिक्षक सहित विद्यार्थी मौजूद रहे। उत्तराखंड में बढ़ते साइबर अपराधों को देखते हुए पुलिस विभाग ने इसे निपटने के लिए गंभीर पहल शुरू कर दी है। पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ ने बताया कि प्रदेश में प्रतिदिन 1000 से 1200 तक साइबर अपराध से जुड़ी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, जो चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि राज्य में फिलहाल 2 साइबर पुलिस स्टेशन STF और सभी जिलों में प्रशिक्षित स्टाफ साइबर मामलों की जाँच में जुटे हैं। अब तक कई मामलों में धोखाधड़ी से धनराशि को वापस भी दिलाया जा चुका है। देखिए, साइबर क्राइम एक बॉर्डरलेस क्राइम है जो पिछले कुछ समय में उसमें एक्सपोनेंशियल इंक्रीज हुई। मतलब उसका जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ रहा है। प्रतिदिन साइबर से रिलेटेड पूरे राज्य में लगभग 1000 से 1200 कंप्लेंट्स औसत प्राप्त होती हैं। इन पर जो हमारा मैकेनिज़्म है, जो हमारे 2 साइबर पुलिस स्टेशंस हैं और जो हमारी STF है, प्लस
जो राज्य के जनपद हैं उनके जो थानों में जो ट्रेंड जो हमारे साइबर क्राइम को डील करने के लिए जो ट्रेंड स्टाफ है उनके द्वारा लगातार इस संबंध में जो पोर्टल्स हैं, जो हमारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, गेटवेज हैं, पेमेंट गेटवेज हैं, बैंक्स हैं, उनके साथ समन्वय कर बहुत अधिक संख्या में जो ऐसे मामलों का अनावरण किया है, अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। नरेंद्र नगर रानी पोखरी मोटर मार्ग पर मंगलवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया जब एक स्कूटी अनियंत्रित होकर लगभग 150 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। स्कूटी में टिहरी के धनशाली से देहरादून जा रही मां बेटी समेत कुल 4 लोग सवार थे, जिनमें 2 छोटे बच्चे भी शामिल थे। हादसे में 28 वर्षीय अंजू गंभीर हालत में नंदनगर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं 50 वर्षीय पुष्पा देवी, 4 वर्षीय पुत्र, 6 वर्षीय पुत्री को गंभीर चोटें आने के कारण सुमन अस्पताल में हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। पिछले 3 दिनों से रामनगर क्षेत्र में दिखाई दे रहे एक विशाल बाघ ने स्थानीय लोगों में खौफ फैला दिया था। बाघ की लगातार मौजूदगी ने मॉर्निंग और इवनिंग वॉकर्स को डर में डाल दिया था, लेकिन अब राहत की खबर है कि वन विभाग ने उसे सफलतापूर्वक ट्रैकुलाइज कर लिया है। यह पूरा मामला रामनगर वन प्रभाग के अपर कोसी ब्लॉक का है, जो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से सटा हुआ है क्षेत्र है। बाघ की गतिविधियों को देखते हुए वन विभाग ने सुरक्षा के लिए पिंजरे और कैमरा ट्रैप लगाए थे और लगातार मॉनिटरिंग के जरिए की जा रही थी। आज शाम को बाघ को ट्रैकुलाइज करने में सफलता मिली। इस ऑपरेशन में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के वरिष्ठ पशु चिकित्सक डॉक्टर दुष्यंत शर्मा और वन विभाग की टीम ने अंजाम दिया। तीन दिन पहले कोसी रेंज के अपर कोसी ब्लॉक में टाइगर का मूवमेंट देखा गया था, तो एहतियात के तौर पे हमने यहाँ पर 4 कैमरा ट्रैप और एक लाइव कैमरा लगाया था, जिससे टाइगर की कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग की जा सके। 3 दिन से कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग की जा रही थी। आज दोपहर 3 बजे के आसपास खबर आई कि यहाँ पर जो नया बाईपास रोड है उसके पास से टाइगर दिखाई दे रहा है। तो हमारी टीम यहाँ पर तुरंत मौके पर पहुँची और डॉक्टर की टीम भी यहाँ पर तुरंत पहुंच गई थी और साथ ही उसे रेस्क्यू कर लिया गया है। ट्रैकुलाइज के बाद उसे ढेला रेस्क्यू सेंटर ले जाया जा रहा है। हरिद्वार के बहरादाबाद क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच देर रात मुठभेड़ हो गई। फायरिंग के दौरान एक बदमाश को गोली लग गई, जिसे घायल अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बदमाश की पहचान विनोद और विक्की राजपूत निवासी रोहतक हरियाणा के रूप में हुई। जानकारी के मुताबिक बदमाश हत्या के मामले में हरियाणा की जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा था, लेकिन पैरोल के बाहर आने के बाद फरार हो गया था।
और इसी बीच एक खबर आपको वेटिकन से बता रहे हैं, जहां पर पोप फ्रांसिस का निधन। 88 साल की उम्र में वेटिकन के निवास पर ली अंतिम सांस। पिछले 10 दिनों से रोम के जेमली अस्पताल में थे भर्ती। फेफड़ों में संक्रमण और किडनी में दिक्कत के चलते बिगड़ी तबीयत। पहले लैटिन अमेरिकी पोप थे, चर्च में कई ऐतिहासिक सुधार किए। नए पोप के चयन की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। दुनिया भर के कैथोलिक समुदाय में शोक की लहर। वेटिकन पोप फ्रांसिस का निधन। 88 साल की उम्र में वेटिकन के निवास पर ली अंतिम सांस। पिछले 10 दिनों से रोम के जेमली अस्पताल में थे भर्ती। फेफड़ों में संक्रमण और किडनी में दिक्कत के चलते बिगड़ी तबीयत। वेटिकन ने सोमवार सुबह उनके निधन की पुष्टि की। पहले लैटिन अमेरिकी पोप थे, चर्च में कई ऐतिहासिक सुधार किए। नए पोप के चयन की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। दुनिया भर के कैथोलिक समुदाय में शोक की लहर। वेटिकन से खबर, पोप फ्रांसिस का निधन। 88 साल की उम्र में वेटिकन के निवास पर ली अंतिम सांस। पिछले 10 दिनों से रोम के जेमली अस्पताल में थे एडमिट। फेफड़ों में संक्रमण और किडनी में दिक्कत के चलते बिगड़ी तबीयत। वेटिकन ने सोमवार सुबह उनके निधन की पुष्टि की। पहले लैटिन अमेरिकी पोप थे, चर्च में कई ऐतिहासिक सुधार किए। नए पोप की चयन की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। दुनिया भर के कैथोलिक समुदाय में शोक की लहर। पिछले 10 दिनों से रोम के जेमली अस्पताल में थे भर्ती। तो फिलहाल खबर उत्तराखंड में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।